पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापस बुलाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत दी। इसकी तफसीलात क्या है, इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने पहले अपने जलसे का ऐलान कर दिया है कि 11 अक्टूबर को कोयटा से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू होगी। और साथ ही आज की जो मीटिंग के बाद ऐलान हुआ कि मुल्क के चारों बड़े सूबों के शहरों में, चारों सूबों के कैपिटल्स में एहतजाजी रैलियां पहले हिस्से में निकाली जाएंगी, जलसे किए जाएंगे और फिर रैलीज। और अपना जो एम है, टारगेट है, वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि इस हुकूमत के खात्मे तक वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे कि वफाकी काबीना में क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी अपनी फाइनलाइज की है कि किस तरह अपोजिशन का जो एहतजाज है उससे निपटा जाएगा और क्या बातचीत होगी, क्या नेगोशिएशंस होंगी और अपोजिशन क्या इफेक्टिवली वाकई एहतजाज कर सकती है जब उनकी टॉप टियर लीडरशिप, तमाम की तमाम जितने पार्टीज़ हैं उनकी टॉप लीडरशिप, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करप्शन के केसेस फेस कर रही है। कोई इश्तिहारी और मफरूर है तो कोई बिहाइंड द बार्स है इस हवाले से, और कुछ के केसेस इस हवाले से चल रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कि एहसन इकबाल साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपनी पार्टी के कायद की तरफ से एक हिदायतनामा जारी किया और अपनी पार्टी के तमाम लोगों को कहा है कि वो फौजी एहलकारों और इंटेलिजेंस के एहलकारों से कोई मुलाकात नहीं करेंगे और अगर करनी है तो उसकी इजाज़त ली जाएगी। इसमें काफ़ी सारे सवालात भी उठते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें पार्टी सदारत से हटाया गया था और ये जो नोटिफिकेशन है क्या ये चैलेंज हो सकता है, और एहसन इकबाल साहब जो कि ये जारी कर रहे हैं उनके लिए इस हवाले से कोई लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये भी एक सवाल इस नोटिफिकेशन के हवाले से उठता है। प्रोग्राम में नाज़रीन बात ये भी करेंगे कि वजारत इत्तलात क्या अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरह से अदा कर रही है। जो अदालती फैसले हैं जिसमें इलीगल अपॉइंटमेंट्स थी, मसलन कासमी साहब की अपॉइंटमेंट थी, उसमें रिकवरी के अहकाम आए थे। चेयरमैन पेमरा अफसार आलम, उनकी वॉइड एब बेनिशो हुई थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन निकाला था कि लाहौर हाई कोर्ट ने अफसार आलम की तैनाती गैर कानूनी करार दी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिकवरी के लिए लिखा था। तो वजारत इत्तलात ये रिकवरीज का कोई प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है या नहीं किया, या अभी भी निज़ाम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन लोगों की बचत करवा रहे हैं, फेवर कर रहे हैं और ये रिकवरीज का प्रोसेस शुरू नहीं किया। और फिर ये रिकवरीज जो ऑडिट पैरास बनेंगे वो पीटीआई के वुज़रा के खिलाफ बनेंगे, हुकूमत के खिलाफ बनेंगे कि इन्होंने जो अपॉइंटमेंट वॉइड एब बेनिशो हुई हैं वो रिकवरीज नहीं की, क्योंकि मिलियंस ऑफ रुपीज़ इनको दिए तो गए, क्योंकि ऑफिशियल सरकारी तौर पे दरबारी इन्होंने बनने का फैसला इन लोगों ने किया था कि हुकूमत में सहाफ़त छोड़ के दरबारी बने थे। और फिर आज़ादी सहाफ़त भी बहरहाल वो एक लंबी डिबेट है, इस पे मिनिस्टर शिबली फराज साहब से हम यकीनन जानना चाहेंगे कि वो क्या करें। साथ साथ नाज़रीन SCCP के हवाले से बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने जब SCCP की क्लैरिफिकेशन चलाई थी तो उसमें सेक्रेटरी टू द कमीशन बिलाल रसूल साहब के हवाले से बिल्कुल हमने दो फैक्चुअल बातें की थी कि पिछले GIT के जब मेंबर थे तो अच्छे काम कर रहे थे, और अब सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरियों का काम होता है कि हिदायत लेके ख़तो किताबत करना, वो ख़तो किताबत कर रहे हैं। बिल्कुल फैक्चुअल बात थी, लेकिन SCCP को शायद इस हवाले से लगा है कि बिलाल रसूल को टारगेट किया जा रहा है। और हमने जब ईमेल आई तो उनसे बाकायदा पूछा कि जी कमीशन इस नतीजे पे कैसे पहुंचा कि बिलाल रसूल साहब को टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल उसका जवाब नहीं आया, हमें जवाब का इंतजार रहेगा इस हवाले से कि SCCP जवाब क्या देता है। लेकिन शायद बिलाल रसूल साहब कोई छुई मुई की तरह हो गए कि फैक्चुअल बात जो है वो भी उन्हें लगता है कि जनाब इस हवाले से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। SCCP ने जो प्रेस रिलीज इस हवाले से जारी किया, अगर खुद बिलाल रसूल साहब पे कोई GIT खुदा न खासा किसी दिन बन गई तो बतौर सेक्रेटरी जो उनका किरदार है उस पर भी काफ़ी सारे सवालात उठ सकते हैं। ना सिर्फ ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रेंजर्स की एक डाले लगाए हुए आगे और पीछे, वो कब तक चलेंगे इस तरह, और जो टैक्स पेयर के पैसे से इनको सिक्योरिटी दी गई थी वो सिर्फ नून लीग के दौर में थी या PTI के दौर में भी वो कंटिन्यू करेगी। कोई थ्रेट असेसमेंट होती है इस हवाले से, या कि इस तरह के अफसरान को एक
एक मौका दिया जाता है कि वो थोड़ा सा लाइफ टाइम के लिए टैक्स पेयर के पैसे पे या याशी जो है अपनी वो करते रहेंगे और बाकियों पे धौंस झाड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ी तफसील से आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि खालिद मिर्जा साहब ने इन सेक्रेटरी साहब जो नोट्स लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं और क्या कैपेबिलिटीज हैं। इस हवाले से आगे चल के इस पर भी बात करते हैं। जो अपोजिशन ने नाज़रीन आज ऐलान किया कि 11 अक्टूबर से कोयटा में पीडीएम का जलसा होगा, क्या ऐलान किया आइए देखते हैं। 11 अक्टूबर को कोयटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाल्लाह कामयाब होगी। जी नाज़रीन, पीडीएम ने जो पहला फैसला किया है कि कोयटा से इस तहरीक का बाकायदा तौर पे आगाज किया जाएगा। जलसा जो है वो कोयटा में होगा, 11 अक्टूबर को होगा और तमाम बड़ी जमातें वहां पे पार्टिसिपेट करेंगी। और कोयटा में अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो इसका मतलब यही नजर आ रहा है हमें कि शायद जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां पे ज्यादा नंबर्स में इस जलसे की क़यादत करेंगे और कोयटा की जो सेंसिटिविटीज है इस हवाले से और वहां पे जो तकारीर जो अभी तक का टेम्पो अपोजिशन की इन जमातों ने बनाया हुआ है वो काफ़ी सारे सवालात भी रेज कर सकती हैं। और इस हवाले से ऑलरेडी अभी से जो पहला वेन्यू है रेड फ्लैग यकीनन काफ़ी जगह पे इस हवाले से रेज हो भी गए होंगे। राजा परवेज अशरफ साहब, एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब ने यह ऐलान किया कि जी 11 अक्टूबर से ये जलसे शुरू होंगे, तो दूसरे साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब उन्होंने क्या ऐलान किया कि कौन से कैपिटल्स में क्या होगा, आइए देखते हैं। एक सीरीज होगी जलसों की जो कि तमाम सूबों में होगी और इसलिए होगी कि पीडीएम ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है। पाकिस्तान के अवाम का जीना दो बार हो चुका है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और इस वक्त लाकानूनियत ने भी, और जिस तरीके से मामलात को चलाए जा रहे हैं, जिस तरह मईशत को चलाया जा रहा है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी को चलाया जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए तकलीफ देह है और आइंदा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकता है। जी नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड एक चार्जशीट उन्होंने जारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से और कहा कि यह ख़तरा मुल्क की सलामती के लिए बन सकता है और मुल्क की सलामती की खातिर तमाम अपोजिशन मिल के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक चला रही है। सवाल ये भी बनेगा कि क्या सिंध में भी ये तमाम सियासी जमातें, अपोजिशन की सियासी जमातें सिंध में जब प्रोटेस्ट करेंगी तो वो सिंध हुकूमत के बारे में होगा या वफाकी हुकूमत के बारे में होगा, और सिंध हुकूमत इस हवाले से किस हद तक इसमें कोऑपरेट करेगी, जलसे में इस हवाले से इनकी मदद करेगी। जो कंबाइंड अपोजिशन है हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ अभी तक जो हमारे पास आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह है कि तमाम अपोजिशन की वो जमातें जो सिर्फ अपनी करप्शन के केसेस हैं उनसे बचने के लिए इस तरह के जलसे, जुलूस और इस एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वुज़रा कहते हैं कि ना अब हम तो सारी चीज़ें जो कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और जो कुछ हुआ इस मुल्क में जो खराबियां पैदा हुई वो इस मुत्तहदा अपोजिशन की वजह से हुई। आज काबीना के इजलास में क्या इस हवाले से बातचीत हुई, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या बातचीत, वजारत इत्तलात की रिकवरीज इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हुई थी, जो कोर्ट्स ने कहा था, उस हवाले से क्या मामलात हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज काबीना का इजलास, वहाँ अपोजिशन के मामलात भी ज़ेर बहस आए? नहीं जी, अपोजिशन को तो डिस्कस ही नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से कोई बात नहीं, देखें जिस दौरान में मैं कैबिनेट में था उसमें तो कोई बात नहीं हुई ऐसी और मेरा नहीं ख्याल है कि बात हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोई हिदायत वज़ीर आज़म ने नहीं दी? नहीं, देखें इसमें तो हमारी एक तो ज़रूरी नहीं है कि वो काबीना की कमेटी ही में बात हो, उसके अलावा भी हमारी जो पोलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, पोलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स होती हैं काइंड ऑफ, तो उसमें हमारी ये बिल्कुल ये बात हुई है और हम हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें कि उनको वापस लाया जाए, जिसमें कि और पॉलिटिकली भी जो है ये तो पाकिस्तान के अवाम के साथ मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक साबिका वज़ीर आज़म जो कि ख़ुद को कानून से बालातर समझते हैं तो उनको तो कानून के सामने पेश होना चाहिए और हम हमारी पूरी इस हवाले से क्या करेंगे? कोई बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखेंगे या वज़ीर आज़म खुद बरतानिया जाके बरतानवी वज़ीर आज़म को कहेंगे कि जनाब हमारे एक कन्विक्टेड साहब है जिनको इलाज की इजाज़त दी गई थी तो इन्हें हमारे हवाले कर दें, अदालती फैसले भी हैं?
देखें, ये तो ऑब्वियसली कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खुद जाएंगे और उनसे ये तो कम्युनिकेशन तो हर तरह से हो सकती है। आज के ज़माने में ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पे जाके उनसे कहा जाए, लेकिन हम हर वो प्लेटफॉर्म, हर वो चैनल इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि उनको, बिकॉज देखें ये बात नवाज शरीफ की नहीं है, ये बात पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है। पाकिस्तान की अगर जो कानून के सामने बराबरी, कानून के सामने पेशगी ये अगर हो तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी एक इससे सबक हासिल करेंगी कि लॉ इज़ इक्वल, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तो इसमें ज़ाहिर है कि कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें कि हम फुली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि एक शख्स जो कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुका हो, रह चुका हो, और उसके ख़िलाफ़ सीरियस चार्जेस हों और वो जिस प्रिटेक्स्ट पे बाहर गए थे, अगर वही समझ आए, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा था कि कई मिसालें मौजूद हैं हमारी, हम सड़कों पे भी देखते हैं कि कुछ फ़कीर भेस बदल कर और एक अपने आप को कुछ ज़ाहिर करके, और जब वो शाम को जाते हैं तो वो भागते हुए जाते हैं। तो लेकिन फिर पुलिस पकड़ भी लेती है ना। इस्लामाबाद में पिछले दिनों कार्रवाइयां काफ़ी हैं, तो अब आप वजारत खारजा ख़त लिखेगी बरतानवी हुकूमत को, कोई वजारत दाखिला भी इसमें किरदार अदा करेगी। जितने भी चैनल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन ऑफिस, इंक्लूडिंग इंटीरियर मिनिस्ट्री, इंक्लूडिंग आर अदर डिप्लोमेटिक कनेक्शंस, हम उसको करेंगे, परसू करेंगे, बिकॉज ये हमारा फ़र्ज भी बनता है। और हमारी जो पॉलिटिकल हमारा जो स्लोगन है, हमारा जो पॉलिटिकल एक नारा है, ये उसके भी ऐन मुताबिक है कि हमने इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी करनी है, और अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू होगी। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी तो बेचारे जो नीचे अफसर, कोई एक्सीएन, कोई एसडीओ, कोई चीफ इंजीनियर, इनको तो बड़ी आसानी से ये पकड़े जाते हैं, बिकॉज इनकी वो नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी तब रूट पकड़ेगी ना जब टॉप के लोग सामने आएंगे, जब टॉप के लोग जवाबदेह होंगे, तब जो है तो ये कल्चर फैलेगा। अदरवाइज तो ये एक बड़ा एक सेगमेंटल वो रूल ऑफ लॉ है। आज अपोजिशन ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि 11 अक्टूबर से हुकूमत के साथ वो दमादम मस्त कलंदर करने का काम करेंगे। ये देखें, ये तो अपोजिशन के पास अस्यूम कर लेते हैं कि वो ये करेंगे, ठीक है। उनके पास है क्या, क्या चीज़ है जो कि वो बेचेंगे? कह रहे हैं महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, बेरोजगारी है। राजा परवेज अशरफ साहब ने बहुत चार्जशीट दी, एहसन इकबाल साहब ने एक चार्जशीट दी। एहसन इकबाल ने क्या कहा, आइए नाज़रीन। आज इस हुकूमत ने जो सियासी इंतशार पैदा किया है, जो जमहूरियत पे हमला किया है, उससे ज्यादा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे हमला किया है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे मतलब ये है हमला करने का कि इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। जी मिनिस्टर साहब, माशी जमहूरियत की उन्होंने बाकायदा तौर पे तारीफ की है और गरीब आदमी की बात कर रहे थे। माशी जमहूरियत की एक नई इस्तिलाह इन्होंने ईजाद की है, लेकिन अगर इनके बातों को देखा जाए और इनके अमल को, यानी ये कोई बहुत 20 साल पहले तो नहीं था कि इनकी हुकूमतें थीं, 2 साल पहले इन्हीं की हुकूमतें थीं। और ये जो इकनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, जो जिस तरह से हमारे पे कर्ज़ों का एक बोझ आ पड़ा, जिस तरह के हमने गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें कि सिर्फ एक ख़ास तबके को हमने पैटर्नाइज़ किया, और हमने जिस तरह से आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन किया, हमने इंपोर्ट्स को इनकरेज किया, हमने एक्सपोर्ट्स ज़ीरो बढ़ी। आप खुर्रम दस्तगीर को बुलाएं, उनसे पूछें कि उनके दौर में कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, इसलिए कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। देखिए, इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया ना मुल्क को, वो सिर्फ मुआशी तौर पे नहीं पहुंचाया, वो इदारों के तौर पे भी पहुंचाया। इन्होंने पूरा जो मुल्क की जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फाउंडेशन होती है, वो यही होती है कि आपके मुल्क में डॉलर्स आएँ, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ें, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये वो 4 चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो इम्प्रूव होता है। आपकी चारों इंडिकेटर जो आपने बताया बेहतर है, पॉजिटिव है, दे आर इम्प्रूविंग ऑब्वियसली। देखिए ना, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था कि हमने जो है तो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको हम प्लस में ले आए। इस महीने में प्लस में था, सेकंड मंथ इन अ रो। तो देखिए, हमने उसकी वजह से यही होती कि इंपोर्ट्स से चीज़ें, इंपोर्ट सस्ती होती थी बजाय इधर मैन्युफैक्चर, क्योंकि आपने अपनी करेंसी को, आज भी फिगर मिली 23 अरब डॉलर अपने 5 साल में इन्होंने इस्तेमाल किए। किसमें झोंके, किसको? डॉलर को
एक आर्टिफिशियल सपोर्ट देने के आज लिए। ये आप कर्जों पे confirm भी कर बात हुई, आपके 2 साल में जो कर्जे जिस स्पीड से लिए जा रहे हैं वो भी काबीना में सामने आए और बिल्कुल। इस पे इजहार कोई कंसर्न शो किया? देखिए किसने? बिल्कुल इस पे बात हुई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जितनी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसकी हम पीरियोडिकली हम उसको असेसमेंट करते रहते हैं, कैबिनेट उसको डिस्कस करती रहती है। और आज 2 भी साल में हुआ। 24 अरब डॉलर कर्जा लिया है पीटीआई हुकूमत ने। देखिए 24 अरब डॉलर पे नहीं, 22 अरब डॉलर लिया, जिसमें से कि 20 अरब डॉलर हमने पे भी किया। दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन। 20 अरब डॉलर आप पे भी कर चुके हैं। पे कर चुके हैं ना। मतलब है कि देखिए जब आपके कर्जे इतने ज्यादा हों तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो कर्जे आपने लिए हुए हैं उनको उसका असल और सूद भी देना होता है ना। तो वो जो आपने असल और सूद जो दिया वो 20 अरब डॉलर का दिया और 22 अरब के आपने लिए, बिकॉज आपको कर्जा पे करने के लिए कर्जा लेते हैं। 2019 में 7.7 खरब रुपए कर्जे में इजाफा हुआ, जिसमें 3.1 खरब रुपए की हकीकी कदर को बहाल करना था। बिल्कुल। ये क्या साइंस है? देखिए साइंस हकीकी ये है कि देखें जब आपका जो ये डॉलर डिवैल्यूएशन की बात हो रही है, डिवैल्यूएशन जब आपकी हुई तो ज़ाहिर है जो 100 डॉलर थे जो कि उस वक्त के 115 या 120 रुपए थे, वो जब डिवैल्यूएशन हुई तो वो 165 हो गया। मिनिस्टर साहब, आपका- हमें तो चंद इस हुकूमत के साइंसदान थे, उन्होंने बताया था कि जी कर्जा तो हमने रुपए में या डॉलर में नहीं करना होता, रुपए में करना होता है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें। ये किसने कहा था ये आपको? कोई साइंसदान इसी हुकूमत के थे? नहीं, जो भी थे ये साइंसदान नहीं होंगे। हुकूमत यही होता है कि आपका जो फॉरेन डेट होता है, जो आपने फॉरेन कर्जे लिए होते हैं, वो आपको फॉरेन देना भी डॉलर में ही देने में भी डॉलर में होता है। उसका जो सूद होता है वो भी जो है तो डॉलर में देना होता है। और डिवैल्यूएशन होगी जब तो वो devaluation ₹1 होगी- बढ़ेगा तो अब 170 अरब रुपए कर्जा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो यही हुआ। अब लेकिन ये हमें करना था, इसकी वजह ये थी कि आपको एक ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, एक इंपोर्ट को रियलिस्टिक बनाना। जिस तरह मैंने कहा कि आप जब आर्टिफिशियली, जो पिछली हुकूमतों ने किया उसको आर्टिफिशियली सपोर्ट किया, 23 अरब डॉलर जो कि हमने भी कर्जा दिए हैं ना, ये ऐसे जैसे कि आपने आग में झोंक दी हो, जस्ट कि डॉलर को मेंटेन रखें आप 110 पे, 115 पिछली हुकूमत पे। ये कर पिछली हुकूमत ने किया। इसके तो ये तो आप स्टेट बैंक से कंफर्म कर लें, ये कोई वो बात नहीं है। इसी पे बात हुई कि ये जो हमारी जो कंपोजिशन है, जो बड़े हैं, उसका जो ब्रेकडाउन था, उसकी क्या क्या वजूहात थी। ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि हम इस्तीफे भी दे सकते हैं और बहुत सारी ऑप्शन हैं, बल्कि मरियम नवाज ने इस हवाले से नाज़रीन क्या कहा कि नून लीग के पास कितनी ऑप्शन हैं, आगे देखिए। नून लीग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नून लीग के पास न सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है, बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, ये तो प्लेबुक रिपीट नहीं हो रही? PTI playbook। देखिए नहीं, रिपीट क्या होगी। देखिए हमारे पास तो कोई आप क्या cost पसंद करेंगे, इस्तीफा या लॉन्ग मार्च? दोनों करें, दोनों करें जी, दोनों करें। इस्तीफे तो ये दे नहीं सकते हैं, और लॉन्ग मार्च करते हैं तो इनको अलग पता चल जाएगा कि कितने सस्टेनेबल है इनका लॉन्ग मार्च। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें ये लॉन्ग मार्च से हमें कोई इशू नहीं है, हमें इस्तीफों से कोई इशू नहीं है। दोनों दें, वी आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। हैविंग सेड दैट, अब जो दूसरी चीज़ है वो ये देखना है कि हम कि ये किस वजह से करना चाह रहे हैं। कोई मकसद तो हो, वो मकसद नहीं है वो जी कि ये हुकूमत जो है तो ये पता नहीं क्या है। मतलब है कि कोई ऐसा लोग, देखें इससे क्या होता है, इसमें मुल्क में एक बेयकीनी बढ़ती है। आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इधर पैसा लाना चाह रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब अगर अपोजिशन इस पे काने नहीं है कि जो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में मिलके किया, तो मजीद अगर तबाही में तो इसको डील करने के लिए हुकूमत कोई कमेटी भी बना रही है? देखिए हमारी तो पॉलिटिकल कमेटीज तो हैं हमारी, बल्कि आज भी मीटिंग हुई थी ऐसी। ये तो हम डिस्कस करते रहते हैं, इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन जी। अपोजिशन से राब्ता करेंगे? देखिए हम तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हमारा इनके साथ कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। हम चाहते ये हैं कि हमें सिर्फ जो जिस बुनियाद पे हम आए हैं, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अगर वो कंप्रोमाइज हम नहीं करते तो बाकी सारी इशूज पे इनके साथ बात हो सकती है। मुल्क को कैसे आगे ले जाना है, मुल्क के लिए कौन सी कानून साजिश करनी है, क्या पॉलिसीज इख्तियार करनी है जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, क्योंकि ये मुल्क तो हमारा है। इनका इतना नहीं है, जिसमें जो इनके जो टॉप के लीडर्स हैं, इनके तो सारे असासे बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर हैं। अगर आपके मेरे अगर बाहर हो तो हमें इधर, हम तो ऐसे जैसे कि किसी उस पे आए हुए हैं। मतलब है कि हमारे क्या प्रेशर क्या होगा। राइट। मैं मिनिस्टर साहब यहाँ पे एक वक्फा लूंगा, नाफे के बाद हम बात करेंगे कि क्या वजारत इत्तलात
रिकवरीज करेगी जिन लोगों की इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई थी पिछले अखबार में, कोर्ट्स के डायरेक्शंस भी हैं इस हवाले से, और वजारत क्या कर रही है इस हवाले से। ना सिर्फ ये IPPs का जो गर्दशी करसा है, IPPs के साथ बातचीत वो किस लेवल तक पहुंची है, और SCCP के छुई मुई अफसरान। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जो लोग सहाफ़त को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं वो बहरूपी होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है। और ये बात किसने कही थी, आइए देखते हैं। हम आपसे ये वादा करते हैं और अपने तमाम देखने वालों से कि हम अपनी ब्रांडिंग सच के जरिए करेंगे, अपनी साख के जरिए करेंगे, और यही हमारी ब्रांडिंग है। और एक सहाफ़ी की यही ब्रांडिंग होती है, और यही फर्क होता है वैसे शहजाद, एक सहाफ़ी में और एक बहरूपी में। जो आप देख रहे होंगे आजकल दोबारा एक TV चैनल पे आ गए हैं, उस सहाफत को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके एक सरकारी नौकरी की, वहां से निकाले गए तो दोबारा आ गए। हमारा आपसे वादा है कि हम अपने प्रोफेशन के लिए काम करेंगे, सच के लिए काम करेंगे और अपनी साख बनाएंगे, और वही हमारी ब्रांड। जी नाजरीन, जो सहाफ़त को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वजारत इत्तलात में जब जो कि मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, ये पर्क्स प्रिविलेजेस सारी चीज़ें दी जाती हैं। अफसार आलम जब चेयरमैन पेमरा तैनात हुए तो जो टोटल पर्क्स प्रिविलेजेस इनको मिले वो तकरीबन 50 मिलियन के थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी तैनाती वॉइड एब बेनिशो कलअदम पहले दिन से करार दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी निकाला, लेकिन वजारत इत्तलात अभी तक ये रिकवरी कर ही नहीं सकी। ना सिर्फ ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी एक दो पैराग्राफ्स में कुछ रिकवरीज का कहा था, वो रिकवरी भी अभी तक अमल में नहीं आई। ना सिर्फ ये वाला केस, कासमी साहब चेयरमैन PTV लग गए थे, उनके भी जजमेंट्स आई, अदालती फैसले आए कि जनाब ये रिकवरी होनी चाहिए। वजारत इत्तलात इस हवाले से भी चुप बैठी रही। चलें, ये तो होगी माजी की बातें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो इन्होंने भी PTV का एक बोर्ड बनाया था, उस बोर्ड को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, और सोने पे सुहागा जैसे कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। इस बोर्ड ने भी जो वकील तैनात किया था जो कि इनके पर्सनल केसेस थे, उसको भी 15 मिलियन PTV से दिए गए। मिनिस्टर साहब, दो सवाल आप, एक तो जो मौजूदा बोर्ड जो आपकी हुकूमत का है, फारिग किया गया, वकील को जो पैसे दिए गए इनके पर्सनल केसेस थे, PTV से दिए गए, क्या ये बात सही है और ये आप रिकवर करेंगे इनसे? देखें, आपने 2-3 केसेस की बात की जिसमें कि अताउल हक कासमी, अफसार आलम और हमारा जो करंट बोर्ड है। देखें, बात ये हुई है कि एक चीज़ तो मैलाफाइडी थी जिसमें कि कोर्ट ने भी ये जो भी फैसला दिया अताउल हक कासमी साहब का और अफसार आलम का भी, तो वो तो कोर्ट ने जो भी फैसला किया उस पर जो है तो जाहिर है कि हमारा काम तो उस पर अमल करना है कि वो उन रिकवरीज को हम इंश्योर करें। आई थिंक कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है और सून इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हम ये पैसे, क्योंकि ये कोर्ट की भी इंस्ट्रक्शन है और वैसे भी कि ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और इसको वापस होना चाहिए, क्योंकि जब ये नहीं होगा तो इसी तरह कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी फैलता है, यानी कि आप लाकानूनियत से अपने उनको अपने जो आपने बात की कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी फैलता है, ये बहुत अच्छी बात की कि आइंदा लोगों के लिए भी इंसेंटिव होता है कि आप गैर कानूनी तैनातियां करवाएं, सरकारी पैसे पर अय्याशी करें और अदालतें कलअदम करार दे दें, तो जो आपने अय्याशी की है वो पैसा आपका माल मुफ्त दिले बह रहे हैं वो माफ हो जाएगा। क्या PTI ये स्टैंडर्ड सेट करेगी, ये मिसालें बनाएगी कि आइंदा सरकारी ओहदे जो हैं वो इस तरह बंदर बाट उनकी ना, और लोग जो अय्याशी करके जाते हैं उनके लिए भी एक डिटेरेंस हो के जनाब हुकूमतें रिकवरी भी करती हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब खुद नहीं करते ये काम, उन्होंने कभी भी एक बंदा भी, एक जिस तरह कहते हैं चपरासी भी उन्होंने भर्ती नहीं कराया, हालांकि वो भी सियासी आदमी है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और पिछले कोई 20 साल से है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। जब वो एक काम नहीं करते, जब मैं एज ए मिनिस्टर उनका टीम का मेंबर होते हुए जब मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता, वाई वुड आई अलाउ, स्पेशली जब मेरी पार्टी का, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यही हो कि इस मुल्क का एक एक पैसा आपने बचाना है, और कोई ऐसी, आप एक गरीब मुल्क, एक ऐसे मुल्क जो कि कर्जों में डूबा हुआ है, उसमें आप अय्याशी का कल्चर कर ही नहीं सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह से उनकी जो अखराजात हैं, किस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर हाउस एक सिंप्लिसिटी का, सादगी का, वो बात ये नहीं है कि उससे हमने कोई अरबों रुपए बचा लिए। असल चीज़ है कि जब अवाम देखते हैं कि जो उनके जो उन पे हुक्मरानी का, जिनको अल्लाह ताला के ज़रिए उनको एक मनसब दिया गया है,
तो वो उनकी जो पाकिस्तान के अवाम है उनका एक एक पैसे की रखवाली करें। ये नहीं कि ये एक बादशाहत मिल गई है जिसमें कि आप एक ऐसे अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें कि आप बांट रहे हैं, ओहदे बांट रहे हैं, आप पर्क्स बांट रहे हैं। ये जो खास तौर पे अब ये कासमी साहब का जो केस है ये क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह से, और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक शख्स जिसका के अदब से ताल्लुक है वो भी इस किस्म की चीज़ों को में इन्वॉल्व होगा। तो मकसद ये है कि हमने तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं करते हैं, मैं नहीं करता हूं, व्हाई वुड आई अलाउ एनीबडी एल्स टू डू इट। बिल्कुल ठीक है। और ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है जिसकी रिकवरी होनी चाहिए। एक कमीशन बनाया था पेट्रोल की कीमतों पे, उसकी रिपोर्ट से फाइनल होगी और क्या मुतवक्को है कि अनकरीब मंजिल आम पे आ जाएगी? देखें ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और ये एक ऐसा सवाल है जिसकी कि हमने भी, जिसमें मैंने बिलखुसूस बीइंग मेंबर ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, मैंने ये सवाल पूछा है और उसका मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला है। ये चीज़ जो मेरा सवाल था जो कि आप कर रहे हैं कि कौन लोग थे जिम्मेदार जिनकी वजह से ये हुआ, उनको क्या सजाएं मिली या मिलनी चाहिए या मिलेंगी, और क्या वो स्टेप लिए गए हैं जिससे कि ये चीज़ दोबारा ना हो। तो इंशाल्लाह इन अनदर 2 वीक्स हमारे पास सारी रिपोर्ट भी आ जाएगी, हु वर द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल, उनको क्या हुआ और क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि ये चीज़ दोबारा ना हो। जमील साहब, IPPs के हवाले से भी आज यकीनन जो आपने प्रेस जारी किया है, बात हुई है, और गर्दिशी कर्जे की जो फिगर दी गई है, आप तो कह रहे हैं कि कम हो रहे हैं, जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं वो 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की फिगर्स आ रही हैं। तो ये आदाद और शुमार का गोरख धंधा तो नहीं किया वजारत ने आपके साथ आज? नहीं, देखें खुशकिस्मती से ये इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ और इसमें मैंने काम किया हुआ है, लेकिन जो आज जो कैबिनेट को जो प्रेजेंटेशन दी गई है, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हम पूरी कैबिनेट हम ये समझते हैं, एग्री करते हैं उनसे कि अगर पाकिस्तान के शुरू के कोई 2-3 मसले हैं तो उनमें से ये टॉप पे है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कि मुल्क की इकॉनमी को भी बिठा सकता है, ना बात खुदा ना खास्ता, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सकता है। वो उसको एड्रेस करना, ये जो इश्यूज थे, इसकी एक इतनी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है और जिसकी बुनियाद थी उन मायदों पे जो कि किए गए बिजली खरीदने के। उस वक्त देखें यही चीज होती है। MOUs तो आपने सर साइन कर लिए इन कंपनीज के साथ कि रीनेगोशिएट करेंगे आप ये मुआहदे, लेकिन क्या वो कंपनीज कह रही हैं कि नहीं जी पहले आप हमें 400-500 अरब रुपया दें फिर हम ये नेगोशिएशन करेंगे? तो उस पे आज बात हुई कि ये 500 अरब रुपया हमने कब तक देना है इन कंपनीज को? देखें ये तो मटेरियलाइज ही और ये इफेक्टिव ही तब होगा जबकि दोनों फरीक जो हैं तो अपनी कंडीशंस को पूरा करें। अब जाहिर है कि इतने बड़ा अमाउंट हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हमने वो ज़रूर मैकेनिज्म ज़रूर बना लिया है जिसमें कि हम उनको ये पेमेंट्स करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, किस फॉर्म में, कितने अरसे में करेंगे, ये अब डिटर्मिन हो रहा है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ये जो आपको जो फिगर्स दी गई हैं ये बुनियादी तौर पे कि जो स्टेप्स हम लेने वाले हैं या जो कुछ ले भी लिए गए हैं उससे जो है तो हमारा जो सर्कुलर डेट है वो नीचे आएगा, कम होगा। सेन साहब, अगर मुझे सही तरह याद पड़ता है, बल्कि मैंने पढ़ी भी थी, आपने बहुत मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें बाकायदा सजेशंस थी, रिकमेंडेशन थी कि गर्दिशी कर्जा ऐसे कम होगा। ये वाले जो स्टेप्स हैं वो तो उस रिपोर्ट से मुताबिकत ही नहीं रखते, तो ये कर्जा वाकई कम हो जाएगा? देखें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें मैं इसका ना इतना सिंपल आंसर है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और हम यही उम्मीद करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स इशू पे आप हमारे साथ अलग सिटिंग करेंगे या मिनिस्टर उमर अयूब साहब से या नदीम बाबर साहब से कहेंगे कि आके हमारे सवालात का जवाब देंगे? बहुत सारे सवालात हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हाजिर। आई थिंक मैं वॉलंटियर करता हूँ और अगर आप पावर मिनिस्टर को बुला लें तब भी अच्छा होगा, नदीम बाबर साहब को बुला लें वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज साहब। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ लोड शेडिंग की, गैस की लोड शेडिंग की, बिजली की लोड शेडिंग की और SCCP के छुई मुई अफसरान, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की तरफ से ये अंदिया ऑलरेडी दिया जा चुका है कि सर्दियों में शायद गैस की लोड शेडिंग होगी, गैस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी, और कराची में तो इस हवाले से सिंध हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे अब गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खुद सरापा एहतजाज है। और सिंध हुकूमत के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने आज एक रैली भी निकाली, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। मिनिस्टर साहब, हुकूमत में होते हुए आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ
प्रोटेस्ट रैलीज निकाल रहे हैं, तो क्या जो हुकूमती कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है? अच्छा, मैं एक थोड़ा सा और वजाहत कर दूं कि मैं वजीर तालीम हूं अपनी जगह, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट भी हूं, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट की मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उस कैपेसिटी में भी ज़रा मुझे अब देखें। अच्छा, एक और आपको मैं याद करा दूं चीज़, अभी शायद पिछले हफ्ते पीटीआई ने भी एक प्रोटेस्ट की थी और उन्होंने भी गैस के इशू पे की। उससे पहले उन्होंने बिजली के इशू पे भी एक प्रोटेस्ट की, जिसके अंदर इनके इवन फेडरल मिनिस्टर्स भी आए और गवर्नर सिंह भी वहाँ गए। तो हम तो चले अगर एक ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी करनी है कि इलेक्ट्रिक हो या स्वी सदर्न गैस कंपनी हो, कि इलेक्ट्रिक को रेगुलेट फेडरल गवर्नमेंट करती है और स्वी सदर्न गैस बराह रास्त जो है वही वफाकी इदारा है। अब ये सवाल तो पीटीआई से होना चाहिए कि जिन लोगों ने काम करना है वो जाकर के इलेक्ट्रिक के सामने और स्वी सदर्न गैस कंपनी के सामने क्या मुजाहरा करते हैं, क्यों प्रोटेस्ट करते हैं। और वो बड़ा मारूफ एक क्लिप था फिरदौस शमीम नकवी साहब का, जिसमें उन्होंने वजीर आजम को भी कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उन्होंने कहा कि मैं जाकर वजीर आजम को भी शर्म दिलाऊंगा, फेडरल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको शर्म दिलाऊंगा, लेकिन बाद में बेचारे ने कोई आधे घंटे बाद माफी मांग ली इस पर। तो वो जब उन्हें एहसास हो गया होगा ना कि ये तो हमारी हुकूमत का ही मामला है, तो आपके हुकूमत से कोई इस हवाले से खत किताबत हुई है? कोई वजीर आला साहब ने वजीर आजम साहब को खत लिखा है, कोई चिट्ठी लिखी और बताया कि ये मामलात हैं, और कोई रिस्पॉन्स आया है इस हवाले से? देखिए, गैस के इशू पे कई मरतबा लिखा जा चुका है और गैस की ज़रा जो अगर आप देखें ना तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 158 वो बड़ा क्लियर है। बाकी चीज़ों में नहीं, लेकिन गैस के इशू पर वो है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है पहले उसका राइट होगा और उसके बाद जो है वो जो आपके पास एक्स्ट्रा गैस होगी वो कहीं और चली जाएगी। हमने कई बरसों में कभी ये डिमांड नहीं की कि हमारी जो सिंध से निकलने वाली गैस है जो 70% के करीब है वो बाकी सूबों को या बाकी इलाकों को ना दी जाए। एज लॉन्ग एज हमारा काम चल रहा था, कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, तो ये इशू हमने रेज नहीं किया। लोड शेडिंग पहले भी होती रही है, लेकिन इस मरतबा पिछले कोई 20-25 दिनों में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए, ना सिर्फ गैस के बल्कि गैस की कमी को बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक ने जो लोड शेडिंग थी उसमें भी इजाफा कर दिया। अब आप सोचिए कि गैस आपके घर पे ना आ रही हो, लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई हो, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए तो स्कूल में बिजली नहीं और बच्चों को हम कह रहे हैं कि मास्क लगा के बैठो। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और उसके साथ साथ कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी वैसे ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने। फिर अब जाके जब कोई एक्टिविटी शुरू हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, तो गैस की जो फराहमी है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बंद कर दी गई है। अब एक ऐसा सूबा जिसके पास वाफिर गैस मौजूद है, वहाँ पर ना हमारे जो घरों में गैस मिल रही लोगों को, ना हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को गैस मिल रही है। तो ये दो तरफ से जो है लोगों को मारा जा रहा है। गैस की कमी, फिर बिजली की कमी, फिर गर्मी, फिर कोरोना, इतने बड़े मसाइल हैं जिसको मैं समझता हूँ कि शायद फेडरल गवर्नमेंट इंटेंशनली जो है ये सारी चीज़ें कर रही है ताकि सूबा सिंध के लोगों को सज़ा दी जा सके कि उन्होंने पीटीआई को मुस्तरद किया है। और इसकी मिसालें मैं आपको कई और भी दे सकता हूँ कि किस तरह से इग्नोर करती है पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट सूबा सिंध के लोगों को। मिनिस्टर साहब, ये तो आप काफ़ी सीरियस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वफाकी हुकूमत पे कि जानबूझ के सिंध में गैस की शॉर्टेजेस क्रिएट की जा रही हैं, कि इलेक्ट्रिक का बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन ये तो पुराने मसाइल नहीं है, और इसमें जो गैस की लोड शेडिंग है उसकी इस दफ़ा वजह क्या सामने आ रही है? क्यों सिंध को इतनी गैस नहीं मिल रही जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो? देखिए, जो मैंने मालूमात ली हैं वो लास्ट ईयर SSGC को तकरीबन कोई 1200 MMCFD गैस मिल रही थी और इस वक्त वो कम होकर कोई 950 के करीब हो गई है या 1000 के करीब है। अच्छा, डिमांड भी ज़ाहिर है हर साल बढ़ती है। अब अगर पिछले साल के मुकाबले में भी गैस उनको कम मिल रही होगी तो वो कैसे पूरी करेंगे? वो नहीं कर सकते। मैं इसमें SSGC को शायद जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ कि आप अगर किसी भी वजह से SSGC की गैस कम हो रही है तो आप उसको एडिशनल गैस दें, ताकि जो हमारा हक है, मतलब हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा हक है कि आप हमें वो गैस दें जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर सके। और मैं आपको बता दूं कि अगर स्वी सदर्न गैस कंपनी को इजाफी गैस नहीं दी गई तो हमारा जो फर्टिलाइजर के प्लांट्स है वो बंद हो सकते हैं, जिससे आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मुतासर होगा, आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो मुतासर होंगी, जिससे बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है उसके साथ। सिर्फ घर के लोगों का इशू नहीं है, ये पूरी की पूरी मीशत को इफेक्ट करेगा और कराची की मीशत इफेक्ट होगी तो पाकिस्तान की मीशत इफेक्ट होगी। तो मैं तो डिमांड ये कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट डिमांड ये कर रही है कि SSGC को जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी डिमांड है, जितनी गैस वो लोगों को देना चाहते हैं या देना चाहिए उनको, वो गैस उनको फराहम की जाए। अच्छा, एक तो मिनिस्टर साहब आपने आइडेंटिफाई किया कि डिमांड बढ़ गई है, दूसरी थोड़ी बहुत जो पिछले साल के मुकाबले में
गैस कम भी मिल रही है, तो हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी कि ये कमी ना आती? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने तो सबको वार्न भी कर दिया है कि इस दफ़ा गैस की लोड शेडिंग खास तौर पर सर्दियों में ज़्यादा होगी, तो वजूहात क्या आपके ख्याल में सामने आ रही हैं? ये वजूहात तो ज़ाहिर है जिस तरह डिमांड बढ़ती जा रही है और आपकी जो अपनी गैस फील्ड्स हैं वहाँ पर भी कुछ इश्यूज है। ज़ाहिर है कि वो जैसे जैसे गैस फील्ड पुरानी हो रही है तो गैस जो आपको वहाँ से मिल रही है उसकी मिकदार भी कम होती जा रही है। लेकिन हुकूमत का काम सिर्फ वार्निंग देना तो नहीं है ना, हुकूमत का काम सोल्यूशंस करना है। अब अगर हुकूमत ये समझती है कि गैस की कमी है तो भाई आप इंपोर्ट कीजिए, आप कर तो रहे ना इम्पोर्ट, RLNG आपके पास आ रही है, आप मजीद ज़्यादा मंगाइए। और जिन इलाकों में गैस नहीं है, जहाँ पर गैस की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको ये RLNG आप दें। लेकिन यहाँ अजीब सा पता नहीं क्या उन्होंने वो खिचड़ी पकाते हैं कि जी कराची में इंडस्ट्रीज को कहते हैं आप RLNG ले लें और यहाँ की गैस जो है कहीं और दे देंगे। अजीब तरीके पूरा पुराना उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, लेकिन वो उस वक्त तक चल रहा था जब तक लोगों को गैस मिलती रही। लेकिन अब चूंकि गैस नहीं मिल रही है तो कराची के लोग, सूबा सिंध के लोग खासतौर पर जो है वो डिमांड करते हैं कि हमारे सूबे से जो गैस निकलती है वो हमें दीजिए। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का बड़े फैन फेयर के साथ प्राइवेटाइजेशन का प्रोजेक्ट आगे चला था और मुख्तलिफ हुकूमतें, जिसमें आपकी हुकूमत भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, PTI भी है, और उससे पीछे अगर जाए जब प्रोजेक्ट एक सारा कंसीव हुआ था प्राइवेटाइजेशन का, उस वक्त तो सारे इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल सामने आ रहे हैं, एक प्राइवेट एंटिटी है, उसमें हुकूमत का क्या लेना देना आ जाता है? वो कैसे कंट्रोल करे जो मसाइल आ रहे हैं? अच्छा, एक तो मैं इसको भी करेक्ट करता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी ने, शायद पीपल्स पार्टी वाहिद जमात होगी जिसने अपोज किया था के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन को। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी और हमने इसको अपोज किया था। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये कहते हैं कि हम शामिल थे, वो सिर्फ ये हुआ था हमारे दौर में कि पहले अल जुमैया ने ये खरीदी थी मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद ये अबराज ग्रुप ने हमारे दौर में आकर, वो एक प्राइवेट पार्टी टू प्राइवेट पार्टी एक ट्रांजेक्शन थी और एक मालिक से दूसरे मालिक को चली गई। जिस तरह अभी रिसेंटली कुछ बरस पहले शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो लेना चाहती थी अबराज से, तो वो अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको पीपल्स पार्टी के खाते में तो नहीं डाल सकते। लेकिन एक्चुअल जो इसकी निजकारी हुई थी वो मुशर्रफ के दौर में हुई थी और MQM ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया था और वो चाहते थे कि हो जाए। आज वो खड़े होकर कहते हैं कि ये गलत हुआ था। तो प्राइवेटाइजेशन जब इसकी हो रही थी हम उस वक्त भी इसके खिलाफ थे और हम ये समझते हैं कि जो बिजली है, गैस है, पानी है, ये जो सेक्टर्स हैं ये गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। आप उसमें बाहर से एक्सपर्ट्स लेकर आ जाइए, मैनेजमेंट को जरा आप ठीक कर दीजिए। जो ये दावे करते थे कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हुकूमत में आ जाएंगे तो PIA ठीक कर देंगे, रेलवे ठीक कर देंगे, सारी स्टील मिल ठीक कर देंगे, कोई भी ठीक नहीं किया उन्होंने। लेकिन के इलेक्ट्रिक को एक शायद वजह ये भी है कि जो आरिफ नकवी साहब हैं, जो उनके मालिक हैं, उनके ताल्लुकात PTI से जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो इनके बहुत बड़े फाइनेंसर रहे हैं, इंतखाबात में इनके ऊपर अरबों रुपये उन्होंने खर्च किए हैं। लिहाजा PTI का उनके साथ एक ताल्लुक है जो नज़र आता है, जो साबित हुआ है। PTI की हुकूमत में आने के बाद जो मीटिंग्स हुई बड़ी बड़ी, उसके अंदर आरिफ नकवी साहब आपको मौजूद नजर आएंगे। जो बड़े बड़े डेलीगेशन आते थे या वज़ीर आज़म कहीं जाते थे, आरिफ नकवी साहब उसका हिस्सा थे। जब वो गिरफ्तार हुए तो रेफरेंस में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखवाया। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि PTI का ताल्लुक इलेक्ट्रिक के साथ एक है और उनके खिलाफ ये कोई काम नहीं करेंगे। हम मुतालबा इसलिए करते हैं कि जो रेगुलेट करता है नेपरा, वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो हमारे पास नहीं है। हमारा सिर्फ एक मेंबर उसके अंदर होता है, बाकी 4 या 5 जो है वो और होते हैं जिनका सूबा से ताल्लुक नहीं है। राइट, और नेपरा तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का भी उस पर कोई रोल नहीं है, तो वफाकी हुकूमत से चीफ मिनिस्टर साहब ये इश्यूज टेकअप कर रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स आया है वफाकी हुकूमत से? देखिए, रिस्पॉन्स वफाकी हुकूमत का किसी भी इशू पे बड़ा सीरियस नहीं होता। आपको मैं मिसाल एक दे दूं कि KCR के मसले पे वज़ीर आज़म ने कई खतूत लिखे, उस पर कोई जवाब वो नहीं दिया। अब जाके वो तेज़ हो गए कि हम करेंगे, लेकिन जब हम इनके पीछे दौड़ रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट है, आप हमें वो सोवरेन गारंटी की ज़रूरत होती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को खतूत लिखने होते हैं, वो कर नहीं रहे थे ये। लेकिन बहरहाल ये उसमें ताख़ीर की। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत मरतबा लिख चुके हैं, स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के हवाले से, गैस के हवाले से, गैस के इशू पे वज़ीर आज़म साहब कई दफ़ा लिख चुके हैं। लेकिन जो मैं कहता हूँ ना, आपने शुरू में कहा मैं बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मुझे बताइए अरशद भाई, 25 लाख लोग सूबा सिंध के बारिशों से मुतासर होने के बाद सड़कों पर बैठे हुए। वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, मतलब कोई एक मरतबा आप दौरा कर लें, ऊपर से आके देख लें जहाज़ में, उनको हेलीकॉप्टर में ही देख लें कि किस हालत में लोग रह रहे हैं। कभी एक दिन तौफीक उनको नहीं हुई कि वो आए। KPK के लोग मुतासिर थे, उनके पास नहीं गए। पंजाब के लोग मुतासिर थे, उनके पास नहीं गए। बलोचिस्तान के लोग मुतासिर थे, उनके पास नहीं गए। अब अगर वज़ीर आज़म इतना लाताल्लुक हो जाएगा अपने मुल्क के लोगों से जो बेचारे मुसीबत में होंगे, तो आप कैसे उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो ये जो अवामी इशूज़ है उस पर वो कोई रिस्पॉन्ड करेंगे हुकूमत को कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं उनसे, बिजली की और गैस की और रेलवे की।
बिल्कुल, आपने इश्यूज हाईलाइट किए हैं। होपफुली इसका नोटिस लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की बात पे भी कुछ कान धरेगी। सूबाई वज़ीर तालीम और सदर कराची पीपल्स पार्टी सईद नईम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।